1931 में मोहनदास गांधी ने कहा था कि अगर सत्य और अहिंसा की शक्ति से भारत को आजादी मिल जाती है तो मुझे यकीन हो जाएगा कि ये विश्व शांति के लिए इस युग की सबसे बड़ी सफलता है। उस वक्त दुनिया भर में गांधी जी की छवि भारत के एक क्रांतिकारी और आध्यात्मिक नेता की बन चुकी थी। सोलह साल बाद भारत आजाद हो गया। आजादी तो मिली, मगर साथ ही हुई अलग अलग समुदायों के बीच जबरदस्त हिंसा। मैं अभी दिल्ली में हूँ। कभी मेरा परिवार भी यहीं रहता था, मगर 1947 में मेरे दादा दादी, मेरी माँ, मेरे चाचा, मेरी चाची इस शहर को छोड़कर चले गए। ये वो लम्हा था जब वो सभी भारतीय नहीं रह गए थे, क्योंकि अंग्रेजों का भारत अब दो हिस्सों में बंट चुका था, भारत और पाकिस्तान। इस बंटवारे का यानी विभाजन का गांधी जी को हमेशा से डर था। गांधी जी का सुहाना सपना अब एक डरावना सपना बन चुका था। उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में भारत ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। वो राजनीतिक समझौतों में नाकाम रहने के बाद हाशिए पर चले गए थे और भविष्य के भारत की उनकी सोच को नकार दिया गया था। यहाँ तक कि भारत के सबसे पिछड़े लोग भी उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद गांधी जी को आज तक का सबसे महान भारतीय माना जाता है। सवाल है, उन्हें राष्ट्रपिता क्यों माना जाता है? सन 1931 के सितंबर महीने में 61 साल के गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे। उनका मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को आजादी दिलवाना। गांधी जी की जिंदगी का ज्यादातर समय भारतीयों के हक की लड़ाई करते ही बीता था। उस वक्त तक उन्हें भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करवाने वाला मसीहा माना जा चुका था। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी 70,000 भारतीयों के साथ वो अहिंसक आंदोलन जो उन्होंने नमक पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ किया था। मगर ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह से उन्हें रोकने की कोशिश की, उससे पूरी दुनिया अंग्रेजों के खिलाफ हो गई और गांधी जी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली। धोती पहनने वाले इस अकेले शख्स ने इतने बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी थी। आखिरकार ब्रिटेन भी उनकी बात सुनने को मजबूर हो गया और उन्हें भारत का भविष्य तय करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन बुलाया गया। वो अब ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी तक पहुंच चुके थे और भारत की आजादी की ओर एक और कदम बढ़ा चुके थे। भारत को इसी मौके का इंतजार था। पूरे देश की उम्मीदें गांधी जी पर टिकी थीं। गांधी जी की अनोखी रणनीति ने गजब का असर दिखाया था। वो उसी के दम पर भारत से ब्रिटिश साम्राज्य खत्म करना चाहते थे। उनसे मिले कई लोग उनसे बहुत प्रभावित भी थे। ये मेरी 1931 की फोटो है। मैं उसी साल उनसे मिला था। उनमें से ही एक थे 6 साल के टोनी बेन। खुश हुआ था। मेरे डैड भारत में विदेश सचिव थे। उन्होंने गांधी जी को दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मैं अपने बच्चों को आपसे मिलवा सकता हूँ। मैं जब उनसे मिलने गया तब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर मैंने एक बात गौर की। वो उनमें से नहीं थे जो बच्चों से बात करते वक्त उनका सिर सहलाते हैं और बात डैड से करते हैं। वो नीचे फर्श पर बैठे थे। मुझसे कहा, आओ बैठ जाओ। मैं अपने 10 साल के भाई के साथ बैठ गया। मुझे याद नहीं कि उन्होंने क्या कहा था, मगर उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया था, क्योंकि वो बच्चों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे थे वैसा कोई और नहीं करता था। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था, इसीलिए मैं उनमें, उनके अहिंसा आंदोलनों में और भारत की आजादी के अभियान में बहुत दिलचस्पी लेने लगा। आपके मुताबिक उस वक्त गांधी जी की सबसे खास बात क्या थी? उनके जीने का जो सादगी भरा
अंदाज था उसने मेरे ऊपर बड़ा गहरा असर डाला। वो दरअसल अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहते थे, बल्कि दूसरों को प्रेरणा देते थे कि वही करो जो करना चाहिए, और इस बात ने मेरे दिल पर बड़ी गहरी छाप छोड़ी। गांधी जी ने भले ही अंग्रेजों का दिल जीत लिया था, मगर उन्हें एक राजनीतिक लड़ाई भी लड़नी थी, और उसके लिए चाहिए था समझौते करने वाला एक शातिर दिमाग। भारत की आजादी टिकी थी सेंट जेम्स पैलेस में होने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर। मगर उन अहम पलों के लिए गांधी जी पूरी तरह तैयार नहीं थे। सम्मेलन के पहले सत्र के लिए जाते वक्त गांधी जी ने खुद ही कहा था कि वो पूरी तरह तैयार नहीं है। उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, मगर उम्मीद है कि परमात्मा मुझे सही वक्त पर सही राह दिखाएंगे। मुझे बस एक ही बात कहनी है, हमें अपनी आजादी चाहिए। मगर आजादी के इस सफर में भारत की राजनीति कुछ ज्यादा ही जटिल साबित हो रही थी। गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर लंदन आए थे, उस संगठन के जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे था। गांधी जी को लगता था कि भारत की एकता ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए उन्होंने अपने देशवासियों की ओर से आवाज भी उठाई थी। मगर सम्मेलन में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उन्हें इस बात की फिक्र थी कि आजाद भारत में उनके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, और वो अलग प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। उनमें से सबसे अहम थे मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग। गांधी जी उस वक्त तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चित नेता बन चुके थे, और उस सम्मेलन में वो अकेले ब्रिटिश साम्राज्य से समझौता करने नहीं आए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि मामला बिल्कुल उल्टा था। दरअसल वो इतने नेताओं के बीच खो से गए थे। वहाँ उस दौर की बड़ी अहम हस्तियाँ मौजूद थीं। उस वक्त मुसलमान ही भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक थे। उस सम्मेलन में आने का उनका क्या मकसद था? वो वहाँ क्या कहना चाहते थे? उन्हें इस बात का डर था कि हिंदू नेतृत्व वाले भारत में उनकी पूछ नहीं रह जाएगी, जहाँ हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। इस वजह से वो अलग निर्वाचक मंडल की बात कर रहे थे। वो अपने लिए कुछ अलग सीट चाहते थे, और उनकी मांग थी कि वो सीट सिर्फ मुसलमानों के लिए हो। और इसके बारे में गांधी जी की क्या राय थी? वो इसके खिलाफ थे। गांधी जी का कहना था कि भारत में एक यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए, और फिर उसके अंदर सबको बराबरी का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी पार्टियों को लग रहा था कि ये उनके लिए फायदेमंद नहीं है। मगर उस वक्त तक एक अलग मुल्क की बात तो नहीं शुरू हुई थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तक तो पाकिस्तान के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों के बीच इसकी चर्चा जरूर हो रही थी, मगर बात वहीं तक रही। जिन्ना ने भी 40 के दशक के पहले इसके बारे में नहीं सोचा। मतलब तब तक इस बात की संभावना थी कि एक आजाद और एकजुट भारत की बात पर समझौता हो जाए। बिल्कुल। उस वक्त तो भारत के विभाजन की बात किसी के दिमाग में भी नहीं थी। विभाजन की वजहें बहुत जटिल हैं, और वो आज भी विवाद का मुद्दा है। (1931) में भारत की आजादी का सपना हकीकत बनने के आसपास भी नहीं था। भारत के राष्ट्रपिता ब्रिटेन से खाली हाथ लौट आए, मगर उनका स्वागत एक नायक की तरह ही हुआ। उन्हें भारत के लोग उस वक्त भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर ली थी। उनके अगले कदम से पता चलने वाला था कि लोग उन पर कितना भरोसा करते हैं, और क्या वो भारत को आजादी दिलवा सकते थे। गांधी जी अपने वतन लौट आए थे, और अब मैं भी वहीं आई हूँ। मेरा पहला पड़ाव है दिल्ली। भारत के लोग उस वक्त भी आजादी के लिए लड़ रहे थे। ब्रिटिश सरकार से समझौता नहीं हो पाया था, और कांग्रेस के नेताओं ने फिर से वही सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस वाली रणनीति अपनाई, तो उन्हें फौरन जेल में डाल दिया गया।
खालसा के पुजारी के लिए ये बड़ी जानी पहचानी स्थिति थी। जेल जाना प्रचार पाने का एक अच्छा साधन था। जेल में भी गांधी जी की सक्रियता कम नहीं हुई। उन्होंने वहाँ अनशन शुरू कर दिया, मगर उनके साथियों को जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि वो भारत की आजादी के लिए अनशन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अनशन तो उनके धर्म में प्रचलित मान्यताओं के खिलाफ था। गांधी जी की हमेशा यही कोशिश थी कि हिंदू धर्म बिल्कुल शुद्ध हो। वो मानते थे कि ये उस दौर का सबसे बड़ा सुधार होगा। इसके बाद कई लोगों ने गैर जिम्मेदारी से ये भी कहा कि गांधी जी अगले कुछ साल अछूतों के उद्धार में लगाने वाले हैं। उन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया, हरिजन, यानी ईश्वर के बच्चे। उनकी मांग थी कि जो मंदिर सदियों से उनके लिए बंद थे उन्हें खोल दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई बड़ी जाति का हिंदू किसी हरिजन लड़की से शादी करेगा तो वो सिर्फ उसी शादी में जाएंगे। मगर गांधी जी के लिए समस्या ये थी कि उन अछूतों का नेता कोई और बनना चाहता था, जो खुद एक अछूत ही थे मगर बाद में डॉक्टर की उपाधि पाई। वो थे भीमराव रामजी अंबेडकर। अछूतों के प्रति अंबेडकर का नजरिया उनके राजनैतिक प्रतिनिधित्व पर केंद्रित था। वो चाहते थे कि उन्हें अलग निर्वाचक मंडल मिले, ठीक उसी तरह जैसे मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए चाहती थी। गांधी जी इसे गलत मानते थे क्योंकि उनके मुताबिक इस तरह तो अछूत हिंदू धर्म से ही अलग हो जाते। वो उन्हें हिंदू धर्म की मुख्य धारा में लाना चाहते थे। और तब उन्होंने अंबेडकर के अभियान के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। दुनिया की नजरें अनशन कर रहे गांधी जी पर टिकी थीं, इसलिए अंबेडकर ने अपना अभियान वापस ले लिया। गांधी जी की जीत हुई। ये भी एक ऐसा अभियान था जिसने उन्हें अपनों से दूर कर दिया, क्योंकि वो सभी मानते थे कि इससे लोगों का ध्यान स्वतंत्रता संग्राम से बटेगा। मगर गांधी जी मानते थे कि ये अभियान स्वतंत्रता संग्राम के लिए अहम है। हाँ, गांधी जी अपनी सोच में काफी पक्के थे। गांधी जी की असली सोच को समझने के लिए मैं एक ऐसे इतिहासकार से मिलने आई हूँ जिन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा था। ये हैं राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी के पोते। ये पहले एक पत्रकार और राजनैतिक कार्यकर्ता थे, मगर अब राजमोहन इलिनॉय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली आए थे, तब मैं उनसे मिली। वो भले ही बदलाव लाना चाहते थे, मगर वो जाति व्यवस्था में तो विश्वास करते थे ना। इस बात में कोई शक नहीं कि कुछ समय तक वो इस व्यवस्था पर विश्वास करते रहे, मगर लंबे समय तक नहीं। उन्होंने कहा था कि एक आदर्श रूप में जहाँ काम का बंटवारा तो हो, पर सबको बराबरी का हक मिले, उस लिहाज से ये सही है। मगर इसके साथ ही गांधी जी ने ये भी कहा था कि ऐसी जाति व्यवस्था प्रचलन में है ही नहीं। वो जाति व्यवस्था में यकीन करते थे या नहीं? वो जाति व्यवस्था पर यकीन नहीं करते थे। सच तो ये है कि गांधी जी की जिंदगी की सबसे बड़ी सोच यही थी कि सबको बराबरी का हक मिले, और वो इस बात पर जरा भी यकीन नहीं करते थे कि किसी को बराबरी का हक ना मिले और कोई किसी से बड़ा हो। लेकिन क्या इसकी वजह से लोगों का ध्यान स्वतंत्रता संग्राम से नहीं भटक रहा था? इससे स्वतंत्रता संग्राम को और बल मिल रहा था, क्योंकि अगर जाति व्यवस्था ठीक नहीं होती या उसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं की जाती तो अछूत तो बिल्कुल अलग पड़ जाते। और तब आप आजादी की मांग कैसे कर सकते थे? भारत को किस आधार पर आजाद किया जाता? दुनिया आजादी की कोशिशों का सम्मान कैसे करती? वो एक बेहद अहम कदम था भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए। गांधी जी के मिशन के केंद्र में था उनका सबसे बड़ा अस्त्र सत्याग्रह, यानी सत्य के सहारे आगे बढ़ना। इससे ही उन्होंने नमक सत्याग्रह किए थे और अब उन्हें इसी से बल मिल रहा था। गांधी जी किसी भी कीमत पर आजादी नहीं पाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत आजादी का हकदार बने। हाँ, इससे एक बात ये भी हुई कि कांग्रेस के उनके बहुत से साथी भी नाराज हो गए। इसके बाद गांधी जी एक बार फिर से अलग थलग पड़ने लगे।
गांधी जी के लिए तो अछूतों का कल्याण जिंदगी भर के लिए अहम बना रहा, मगर 1934 में उन्होंने अचानक घोषणा कर दी कि वो कांग्रेस से संन्यास ले रहे हैं। ये बड़ा ही चौंकाने वाला और जोखिम भरा फैसला था। इसका मतलब साफ था कि वो उन सालों में राजनीति से दूर रहेंगे जब एक नए भारत की नींव रखी जाएगी। गांधी जी के इस फैसले की एक बड़ी वजह ये थी कि उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था उसकी एक अहम कड़ी को नजरअंदाज किया जा रहा है। 1909 में ही गांधी जी ने आजाद भारत की अर्थव्यवस्था की एक रूपरेखा बना ली थी। वो चाहते थे कि आजाद भारत में शहरीकरण और आधुनिकता जैसी पश्चिमी सोच को जगह न मिले। उनकी इच्छा थी कि आजाद भारत छोटे छोटे ग्रामीण गणतंत्रों से बने जिसमें हर गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। मगर बहुत से लोगों को लग रहा था कि गांधी जी की ये सोच भारत को आगे नहीं बढ़ने देगी। उनकी इस सोच की सबसे ज्यादा आलोचना की उनके सबसे करीबी सहयोगी ने, उनके दोस्त और शिष्य जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू को लगा कि गांधी जी जिस ग्रामीण जीवन की बात कर रहे हैं वो सरासर गलत है और उससे भारत को नुकसान हो सकता है। वो उसे तकलीफ और दुखों के दिखावे से ज्यादा नहीं मानते थे। अब सिद्धांतों के मामले में गांधी जी और नेहरू की सोच बिल्कुल विपरीत थी। नेहरू उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्हें नए भारत की अर्थव्यवस्था तय करने में बड़ी अहम भूमिका निभानी थी। तो फिर गांधी जी की सोच का क्या हुआ? रुद्रांशु मुखर्जी एक मशहूर इतिहासकार और कलकत्ता टेलीग्राफ के संपादक हैं। इन्होंने भारत की आर्थिक बुनियाद पर कई लेख भी लिखे हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि गांधी जी औद्योगिकरण के खिलाफ थे। उनका कहना था कि औद्योगिकरण पूरी तरह उत्पादों पर आधारित होता है और उसमें सामान दर सामान बनाए जाते हैं। इससे लालच बढ़ता है, मुकाबलेबाजी शुरू होती है और उससे युद्ध और हिंसा होते हैं। इसी वजह से गांधी जी ने कहा था कि औद्योगिक सभ्यताएं यानी यूरोप और पश्चिम की सभ्यताएं शैतानी सभ्यताएं हैं। नेहरू का कहना था कि देश की प्रगति के लिए औद्योगिकरण जरूरी है, मगर उनकी इस बात से गांधी जी सहमत नहीं थे। यही वजह थी कि समझौते शुरू होने के बाद गांधी जी इस पूरी प्रक्रिया से ही अलग हो गए। मगर ये बताइए, वो लोगों को समझाने की बजाय अलग क्यों हो गए? उन्होंने कोशिश की थी पर नाकाम रहे और तब उन्होंने कहा भी था कि अब मेरी कोई नहीं सुनता। वो किसी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अलग होना ही बेहतर समझा। के दशक में गांधी जी ने जो अहिंसक मार्च किए थे उनसे उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि मिल गई थी। मगर अब भविष्य के भारत के बीज उनकी जगह नेहरू बो रहे थे। राजनीति के हाशिए पर आने के बाद गांधी जी ने 30 का पूरा दशक अपने आश्रम में बिताया और आत्मनिर्भरता के अपने विचार पर काम करते रहे। उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था वो उनके हाथों से फिसलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गांधी जी का काम खत्म हो चुका है। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का नायक तो माना गया, पर उनके अछूतों के लिए चलाए गए अभियानों और उनकी आर्थिक नीतियों को खारिज कर दिया गया। 30 के दशक के खत्म होने तक लगने लगा था कि अब गांधी जी का प्रभाव नहीं रहा, मगर सच तो ये है कि अब भी उनमें बहुत जोश बचा था। 1939 में भारत भी युद्ध में शामिल हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश होने की वजह से भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ना पड़ा। भारत के जवानों को किसी और की आजादी और प्रजातंत्र के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध भारत की आजादी की एक बड़ी वजह बना।
युद्ध खत्म होने तक राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। ब्रिटेन दिवालिया हो चुका था और भारत उसके लिए बोझ बन गया था, एक ऐसा बोझ जिससे वो छुटकारा पाना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि गांधी जी ने आजादी का जो सपना देखा था वो साकार होने वाला था, मगर वैसे नहीं जैसा वो चाहते थे। अब भारत विभाजन की ओर बढ़ रहा था। भारत के नेता अब देश के विभाजन की बात को बड़ी गंभीरता से ले रहे थे और चाहते थे कि मुसलमानों का एक अलग मुल्क हो, पाकिस्तान। गांधी जी को इसी बात का डर था। वो तो चाहते थे कि आजाद भारत में सब एक साथ रहें, एक देश में। अब उनका एक और डर सच साबित होने वाला था। कोलकाता। यहाँ के लोगों को अंग्रेजों का दिया नाम कैलकाटा कभी भी पसंद नहीं था। 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस उमस भरे शहर में लोग अंदर ही अंदर उबल रहे थे। विश्व युद्ध के बाद के भारत में स्थिति बहुत ही खराब थी। धर्म के नाम पर देश को बांटने की बात ने लोगों के मन में डर और संदेह भर दिया था और अकाल और बेरोजगारी ने 2 समुदाय के लोगों के बीच की दूरियां और बढ़ा दी। 1946 की गर्मियों में कैलकाटा सुलग रहा था। एक और दौर की बातचीत के बाद भी जब समझौता नहीं हो पाया, तब मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को शहर में एक दिन का प्रदर्शन करने का फैसला किया। मगर हालात जल्दी ही बिगड़ गए और प्रदर्शन ने हिंदू मुस्लिम दंगे का रूप ले लिया। हजारों लोग उस दंगे में मारे गए। जल्दी ही दंगे की वो आग आस पड़ोस के इलाके में भी भड़क उठी। गांधी जी ये देखकर बहुत हैरान थे कि भारत के लोग अपने ही देशवासियों का खून बहा रहे हैं। फिर वो बंगाल के गांवों में आए, उन जगहों पर जहां बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। वो वहां पैदल घूमने लगे, लोगों से बात करते, उन्हें समझाते और इस तरह से वो तनाव कम करने की कोशिश करने लगे। गांधी जी गांव-गांव घूमकर अपने देशवासियों को एक दूसरे की जान लेने से रोक रहे थे और यही वो वक्त था जब भारत में एक ऐतिहासिक पल आने वाला था। भारत के लिए आजादी के दरवाजे खुल गए हैं। लॉर्ड लुई माउंटबेटन, भारत के आखिरी वायसरॉय, भारत में ब्रिटिश राज खत्म होने का ऐलान करने आए। 15 अगस्त 1947 को भारत के नेताओं को पहली बार अपने देश पर राज करने का अधिकार मिल गया। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। भारत आजाद हो चुका था। गांधी जी ने ही देश को सबसे पहले आजादी का मंत्र दिया था। उनकी वजह से ही भारत दुनिया भर की नजरों में आया। यही वजह थी कि जब आजादी मिली तब गांधी जी को ही इसका सूत्रधार कहा गया। लेकिन उन्होंने ऐसी आजादी की कल्पना नहीं की थी। वो इस बात से बड़े निराश थे, टूट गए थे। उन्हें लग रहा था कि ये वो आजादी नहीं है जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। ये वो आजादी नहीं है जिसके लिए उन्होंने लोगों में जोश भरा था, क्योंकि उनके 2 सपने, अहिंसा और भारत की एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, उनकी नजरों के सामने ही उनके सपने चूर चूर हो गए थे। और ऐसा ऐन उस वक्त हुआ जो उनकी जीत का पल बन सकता था। मैं तो मानता हूं कि उस दौर में कई बड़ी चौंकाने वाली बातें हुई थी, मगर उनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि भारत के राष्ट्रपिता बापू भारत के जन्म के समय मौजूद नहीं थे। मुझे तो लगता है कि ये उनका फैसला था। मैं फिर से ये कहूंगा कि ये उनका फैसला था कि वो भारत की आजादी के वक्त दिल्ली में मौजूद नहीं रहेंगे। मगर गांधी जी के सबसे बुरे दौर में ही भारत को उनकी सच्ची अहमियत का एहसास हुआ।
भारत की आजादी के पलों में वो कलकत्ता में थे। उस वक्त इस शहर में फिर से उथल पुथल मची थी। यहाँ रहने वाले मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं को अपने अपने घर और अपनी जिंदगी की फिक्र सता रही थी। ऐसे वक्त पर गांधी जी अपने ही देशवासियों को एक दूसरे का खून बहाते नहीं देख सकते थे। उन्होंने एक स्थानीय मुस्लिम नेता हसन शाहिद सोहरावर्दी को साथ लिया। यहाँ गांधी जी ने खुद दंगाइयों का सामना करने का फैसला किया। उस घर में आने के कुछ समय बाद ही दंगाइयों की एक भारी भीड़ वहां आई और कहने लगी कि गांधी फौरन उस घर को खाली करके चले जाएं। गांधी जी ने उनसे कहा कि आपको जो करना हो कर लीजिए, मैं नहीं जाने वाला, चाहे तो आप मेरी जान ले लीजिए, मैं वही करूंगा जो मैं सही मानता हूं, और इस इलाके से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे एक भी मुसलमान भाई के मन में डर बैठा है। उनकी इस बात ने उन लोगों के दिलों को झकझोर दिया जो वहां उनके साथ बदसलूकी करने आए थे, और अचानक वहां खामोशी छा गई। मरने मारने पर जो भीड़ उतारू थी वो उनका सहयोग करने लगी, और सभी ये कहने लगे कि गांधी जी वहीं रहेंगे और वो गांधी जी का तब तक साथ देते रहेंगे जब तक इस इलाके में पूरी तरह अमन चैन बहाल न हो जाए, और वो अपना पूरा सहयोग देने लगे। सिर्फ महात्मा गांधी ही ऐसा जादू कर सकते थे। उस समय वहां मौजूद लोगों ने इस घटना को देखा और उनको इस बात पर पूरा यकीन भी हुआ कि उनकी मौजूदगी से ही ये करिश्मा हो पाया। मेरे ख्याल से वो उनकी जिंदगी का एक सबसे अच्छा दौर था, बल्कि मैं तो दावे से ये भी कह सकता हूँ कि उनकी जिंदगी में उससे अच्छा दौर पहले कभी नहीं आया। भारत की आजादी का आधार तो अहिंसा ही थी, लेकिन जब लंबे इंतजार के बाद आजादी मिली तब उसके ठीक उलट हो रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक तो उन मजहबी दंगों में करीब 20 लाख लोग मारे गए थे। ऐसे में गांधी जी की कलकत्ता में वो बहुत बड़ी कामयाबी थी। वो यहाँ आए और साथ में शांति लेकर आए। जिस शख्स को लोग बापू यानी पिता कहते थे, उसने कलकत्ता के लोगों का दिल जीत लिया था। मगर भारत के दूसरे इलाकों में मजहबी दंगे अभी भी जारी थे। ऐसे वक्त पर वो कलकत्ता से निकल पड़े दूसरी जगहों पर अमन बहाली की कोशिश में। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। हिंदू और सिख भारत लौट रहे थे तो मुसलमान अपने नए मुल्क पाकिस्तान जा रहे थे। विभाजन ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी थी। उनमें से एक मेरा परिवार भी था। शुक्रिया। 1947 में जब ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था, तब मेरे दादाजी ब्रिटिश सेना में एक अफसर थे और दिल्ली में ही रहते थे। उस वक्त वो फील्ड मार्शल ऑकिनलेक के सहयोगी थे। मेरे दादा दादी, चाचा चाची और मेरी माँ इसी सड़क पर एक घर में रहते थे। मैं जानना चाहती थी यहाँ उनकी जिंदगी कैसी थी, मगर अब उस घर में भारत सरकार के एक मंत्री रहते हैं, इसलिए मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। मुझे अफसोस है कि मैं वो घर नहीं देख पाई जिसमें कभी मेरा परिवार रहता था। मगर उस वक्त की दिल्ली के बारे में मेरे दादाजी ने अपनी विभाजन डायरी में लिखा था। बाद में वो एक किताब के रूप में छापी गई। उनकी बातें पढ़कर ही मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि उस दौर में यहाँ हालात कितने खराब थे। डायरी पढ़कर एहसास होता है कि किस तरह से हिंसा का सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। सितंबर 1947 तक उन्हें अपने परिवार की चिंता सताने लगी थी, जो अभी भी उत्तरी भारत में रह रहा था, और वो उसे पाकिस्तान भेजना चाहते थे। उन्होंने आगे लिखा है कि अक्टूबर में पूर्वी पंजाब के हालात बहुत बिगड़ गए थे। वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर शरणार्थियों को मारा जा रहा था, वो पैदल आ रहे हों या ट्रेन में। दिल्ली के रेफ्यूजी कैंप्स में लोगों की हालत बहुत बुरी थी और वहाँ बड़ी तेजी से कॉलेरा फैल रहा था। और इसके बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था
कि उस वक्त उन इलाकों में हिंसा किस हद तक फैल चुकी थी। मेरा परिवार बड़ा खुशकिस्मत था जो उसे फील्ड मार्शल के विमान से पाकिस्तान भेजा गया। वो ट्रेन की जोखिम भरी यात्रा से बच गए। वो दौर इतना खतरनाक था कि वो दिल्ली के जमादारों की बस्ती में नहीं रह सकते थे, इसलिए वो अपने एक मददगार के घर में रहने लगे, बिरला हाउस में। मेरे दादाजी को इस बात पर संदेह था कि मुसलमानों के प्रति गांधी जी का रवैया कैसा होगा, मगर मुझे नहीं लगता कि उनका संदेह सही था। मैं तो यही मानती हूँ कि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की पुरजोर कोशिश की थी और उनकी वजह से ही लाखों जिंदगियां बच गई थीं। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में गांधी जी यहाँ बिरला हाउस में प्रार्थना सभाएं किया करते थे। उस वक्त उनके पोते राजमोहन 11 साल के थे। मैं भी कभी कभी उन प्रार्थना सभाओं में जाता था। कई बार तो वो मेरा सहारा लेकर ही वहाँ जाते थे। वो हमारे साथ खूब हंसी मजाक करते, अपने पोते पोतियों के साथ वो खूब हंसी मजाक करते। वो हमें इतना चिढ़ाते कि मैं बता नहीं सकता। जब भी हम उनके पास जाते तो वो हमेशा हमारी पीठ पर जोर से हाथ मारते। हालांकि वो काफी बूढ़े हो गए थे और अक्सर उपवास पर ही रहते थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी वो थपकी काफी दमदार होती थी। वो अपने परिवार के बीच बहुत खुश रहते थे। वो उन पलों का भरपूर मजा लेते। और उन दिनों वो प्रार्थना सभाएं अक्सर नीचे जमीन पर बैठकर ही होती थी, जिनकी शुरुआत एक बौद्ध प्रार्थना से होती थी और उसके बाद वहाँ कुरान की पहली आयत पढ़ी जाती थी। इसे सुनकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, खासकर हिंदुओं की? ज्यादातर लोगों को इससे कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन कई बार मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कुछ लोग खड़े होकर कहते कि नहीं, ये ठीक नहीं है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या उस वक्त गांधी जी की जान को भी खतरा था? हाँ, उन्हें इसका अंदाजा था। वो अपनी मौत के लिए तैयार थे। कई बार उनके ऊपर हमले हो चुके थे। तब मैं बहुत छोटा था, मगर मुझे इतना तो याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं अक्सर ही सोचता था कि अगर मेरे सामने उन पर हमला हुआ तो उन्हें बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी जिंदगी को रोशन करने वाली वो रोशनी बुझ चुकी है और अब चारों ओर अंधेरा छाया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूं या कैसे कहूं कि हमारे प्रिय बापू, भारत के राष्ट्रपिता अब हमारे बीच नहीं रहे। कदमों के ये निशान गांधी जी के आखिरी सफर के निशान हैं। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी अपनी रोज की प्रार्थना सभा के लिए बाग के इसी रास्ते से गुजर रहे थे जब एक हमलावर ने उनके जिस्म में 3 गोलियां दाग दी। जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। हम भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हमने लोगों से बताया कि हम कौन हैं। उसके बाद किसी तरह से हम उनके कमरे तक पहुंच पाए जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। उनका पार्थिव शरीर कमरे में बिछी एक पतली सी कालीन पर एक सफेद चादर पर रखा गया था। मेरे पिताजी भी वही थे, माउंटबेटन भी वहाँ थे, नेहरू जी भी वहाँ थे, मगर कमरे में गुस्सा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लोग दुखी थे और बड़ी गजब की शांति थी वहाँ। मैं बहुत छोटा था, नादान था। मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि
मेरे दादाजी अभी उठेंगे और खड़े होकर मुझसे बातें करने लगेंगे। उस वक्त गांधी जी 79 साल के थे। आज भी यही माना जाता है कि उन्होंने भारत को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। मगर कुछ लोग इसे उनकी कमजोरी मानते हैं, पर मृत्यु में भी उनकी ताकत झलकती है। गांधी जी खुद भी ऐसी ही मौत चाहते थे और अपनी हत्या से एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी मौत किसी हत्यारे के हाथों ही हो। इतिहासकार त्रिदिप सुरूद ने गांधी जी की विरासत पर अच्छा खासा अध्ययन किया है। मेरे ख्याल से गांधी जी कुछ ऐसा चाहते थे जिससे दुनिया को ये पता चले कि एक सच्चे इंसान की जिंदगी कैसी होती है, और उनकी शहादत ने उनकी सच्चाई का एक सबूत भी दे दिया था। तो क्या उन्होंने हार मान ली थी? नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी थी। आखिर वो कौन सी ऐसी घटना थी जिससे ये हिंसा रुक जाती? वो थी गांधी जी की हत्या। तब पूरे देश में सन्नाटा फैल गया था, और सिर्फ इसी देश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी खून खराबा बंद हो गया। मुझे लगता है कि हर शख्स को लग रहा था कि गांधी जी की हत्या में उसका हाथ है किसी न किसी तरीके से, और उस हत्या की वजह उनकी खामोशी थी, उनकी हिंसा थी, और देश के रूप को लेकर गांधी जी का विरोध करने की बात थी। गांधी जी की हत्या किसी एक हत्यारे ने नहीं की थी। तो मतलब आपके हिसाब से ये भी एक अच्छी बात थी? जी हाँ, बिल्कुल। इससे लोगों को सीख मिली थी। आधुनिक भारत में ऐसी कोई और घटना नहीं हुई जिसने हमें उतना सभ्य बनाया जितना कि गांधी जी की हत्या ने। मैंने ये सफर गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए शुरू किया था, और तब मैं दुविधा में थी। मेरे मन में संदेह था, मगर अब मेरी सोच बदल चुकी है। वो परफेक्ट नहीं थे, वो संत नहीं थे, और हमने उनकी मूर्तियां लगाकर भी गलती की है, क्योंकि इनसे हम उनकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सीख सकते। उनके अंदर भी कमियां थी। वो कई ऐसे काम कर जाते थे जिससे उनके करीबियों को भी तकलीफ होती थी, मगर वो गजब के हौसले वाले इंसान थे। अहिंसा के दम पर क्रांति करने का दम रखने वाले इंसान। वो शख्स जिसने एक पूरे देश को बदल डाला था। उन्होंने बदलाव के लिए आम इंसान की ताकत जगाई थी। इस बात में शक नहीं कि गांधी जी के आदर्शों पर बहस होती रहेगी। क्या धार्मिक एकता वाली उनकी सोच कभी कामयाब हो भी सकती है? होनी चाहिए या नहीं, ये बात जाने दीजिए। एक बात तो साफ है, मरते दम तक उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा था। उन्नीस 1931 में लंदन में दिए गांधी जी के इस भाषण से आपको भी अंदाजा हो सकता है कि एक देश के राष्ट्रपिता और उस देश की अंतरात्मा को किन बातों से बल मिला था। मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे आसपास काफी बदलाव हो रहे हैं। बहुत सी चीजें खत्म हो रही हैं, मगर इन सभी बदलावों के पीछे भी एक ऐसी शक्ति छिपी है जो कभी नहीं बदलती। वो शक्ति जिसने हम सभी को जोड़ रखा है। वो शक्ति जो बनती है, खत्म होती है और फिर से बन जाती है। वो रूहानी ताकत ही ईश्वर है। मौत के बीच भी जिंदगी चलती रहती है। असत्य के बीच भी सत्य जिंदा रहता है। अंधेरे के बीच हमेशा रोशनी मौजूद रहती है। In the midst of darkness, light persists. एक और कदम बढ़ा चुके थे। भारत को इसी मौके का इंतजार था। पूरे देश की उम्मीदें गांधी जी पर टिकी थीं। गांधी जी की अनोखी रणनीति ने गजब का असर दिखाया था। वो उसी के दम पर भारत से ब्रिटिश साम्राज्य खत्म करना चाहते थे।
उनसे मिले कई लोग उनसे बहुत प्रभावित भी थे। ये मेरी 1931 की फोटो है। मैं उसी साल उनसे मिला था। उनमें से ही एक थे 6 साल के टोनी बेन। खुश हुआ था। मेरे डैड भारत में विदेश सचिव थे। उन्होंने गांधी जी को दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मैं अपने बच्चों को आपसे मिलवा सकता हूँ। मैं जब उनसे मिलने गया तब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर मैंने एक बात गौर की। वो उनमें से नहीं थे जो बच्चों से बात करते वक्त उनका सिर सहलाते हैं और बात डैड से करते हैं। वो नीचे फर्श पर बैठे थे। मुझसे कहा, आओ बैठ जाओ। मैं अपने 10 साल के भाई के साथ बैठ गया। मुझे याद नहीं कि उन्होंने क्या कहा था, मगर उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया था, क्योंकि वो बच्चों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे थे वैसा कोई और नहीं करता था। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था, इसीलिए मैं उनमें, उनके अहिंसा आंदोलनों में और भारत की आजादी के अभियान में बहुत दिलचस्पी लेने लगा। आपके मुताबिक उस वक्त गांधी जी की सबसे खास बात क्या थी? उनके जीने का जो सादगी भरा अंदाज था, उसने मेरे ऊपर बड़ा गहरा असर डाला। वो दरअसल अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहते थे, बल्कि दूसरों को प्रेरणा देते थे कि वही करो जो करना चाहिए, और इस बात ने मेरे दिल पर बड़ी गहरी छाप छोड़ी। गांधी जी ने भले ही अंग्रेजों का दिल जीत लिया था, मगर उन्हें एक राजनीतिक लड़ाई भी लड़नी थी, और उसके लिए चाहिए था समझौते करने वाला एक शातिर दिमाग। भारत की आजादी टिकी थी सेंट जेम्स पैलेस में होने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर। मगर उन अहम पलों के लिए गांधी जी पूरी तरह तैयार नहीं थे। सम्मेलन के पहले सत्र के लिए जाते वक्त गांधी जी ने खुद ही कहा था कि वो पूरी तरह तैयार नहीं है। उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, मगर उम्मीद है कि परमात्मा मुझे सही वक्त पर सही राह दिखाएंगे। मुझे बस एक ही बात कहनी है, हमें अपनी आजादी चाहिए। मगर आजादी के इस सफर में भारत की राजनीति कुछ ज्यादा ही जटिल साबित हो रही थी। गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर लंदन आए थे, उस संगठन के जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे था। गांधी जी को लगता था कि भारत की एकता ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए उन्होंने अपने देशवासियों की ओर से आवाज भी उठाई थी। मगर सम्मेलन में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उन्हें इस बात की फिक्र थी कि आजाद भारत में उनके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, और वो अलग प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। उनमें से सबसे अहम थे मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी आजादी की मांग कैसे कर सकते थे। भारत को किस आधार पर आजाद किया जाता, दुनिया आजादी की कोशिशों का सम्मान कैसे करती। वो एक बेहद अहम कदम था भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए। गांधी जी के मिशन के केंद्र में था उनका सबसे बड़ा अस्त्र सत्याग्रह, यानी सत्य के सहारे आगे बढ़ना। इससे ही उन्होंने नमक सत्याग्रह किए थे, और अब उन्हें इसी से बल मिल रहा था। गांधी जी किसी भी कीमत पर आजादी नहीं पाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत आजादी का हकदार बने। हाँ, इससे एक बात ये भी हुई कि कांग्रेस के उनके बहुत से साथी भी नाराज हो गए। इसके बाद गांधी जी एक बार फिर से अलग थलग पड़ने लगे। गांधी जी के लिए तो अछूतों का कल्याण जिंदगी भर के लिए अहम बना रहा, मगर 1934 में उन्होंने अचानक घोषणा कर दी कि वो कांग्रेस से संन्यास ले रहे हैं। ये बड़ा ही चौंकाने वाला और जोखिम भरा फैसला था। इसका मतलब साफ था कि वो उन सालों में राजनीति से दूर रहेंगे जब एक नए भारत की नींव रखी जाएगी। गांधी जी के इस फैसले की एक बड़ी वजह ये थी कि उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था उसकी एक अहम कड़ी को नजरअंदाज किया जा रहा है। 1909 में ही गांधी जी ने आजाद भारत की अर्थव्यवस्था की एक रूपरेखा बना ली थी। वो चाहते थे कि आजाद भारत में शहरीकरण और आधुनिकता जैसी पश्चिमी सोच को जगह न मिले। उनकी इच्छा थी कि आजाद भारत
छोटे छोटे ग्रामीण गणतंत्रों से बने जिसमें हर गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। मगर बहुत से लोगों को लग रहा था कि गांधी जी की ये सोच भारत को आगे नहीं बढ़ने देगी। उनकी इस सोच की सबसे ज्यादा आलोचना की उनके सबसे करीबी सहयोगी ने, उनके दोस्त और शिष्य जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू को लगा कि गांधी जी जिस ग्रामीण जीवन की बात कर रहे हैं वो सरासर गलत है और उससे भारत को नुकसान हो सकता है। वो उसे तकलीफ और दुखों के दिखावे से ज्यादा नहीं मानते थे। अब सिद्धांतों के मामले में गांधी जी और नेहरू की सोच बिल्कुल विपरीत थी। नेहरू उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्हें नए भारत की अर्थव्यवस्था तय करने में बड़ी अहम भूमिका निभानी थी। तो फिर गांधी जी की सोच का क्या हुआ? रुद्रांशु मुखर्जी एक मशहूर इतिहासकार और कलकत्ता टेलीग्राफ के संपादक हैं। इन्होंने भारत की आर्थिक बुनियाद पर कई लेख भी लिखे हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि गांधी जी औद्योगिकरण के खिलाफ थे। उनका कहना था कि औद्योगिकरण पूरी तरह उत्पादों पर आधारित होता है और उसमें सामान दर सामान बनाए जाते हैं। इससे लालच बढ़ता है, मुकाबलेबाजी शुरू होती है और उससे युद्ध और हिंसा होते हैं। इसी वजह से गांधी जी ने कहा था कि औद्योगिक सभ्यताएं यानी यूरोप हमेशा यही कोशिश थी कि हिंदू धर्म बिल्कुल शुद्ध हो। वो मानते थे कि ये उस दौर का सबसे बड़ा सुधार होगा। इसके बाद कई लोगों ने गैर जिम्मेदारी से ये भी कहा कि गांधी जी अगले कुछ साल अछूतों के उद्धार में लगाने वाले हैं। उन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया, हरिजन, यानी ईश्वर के बच्चे। उनकी मांग थी कि जो मंदिर सदियों से उनके लिए बंद थे उन्हें खोल दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई बड़ी जाति का हिंदू किसी हरिजन लड़की से शादी करेगा तो वो सिर्फ उसी शादी में जाएंगे। मगर गांधी जी के लिए समस्या ये थी कि उन अछूतों का नेता कोई और बनना चाहता था, जो खुद एक अछूत ही थे मगर बाद में डॉक्टर की उपाधि पाई। वो थे भीमराव रामजी अंबेडकर। अछूतों के प्रति अंबेडकर का नजरिया उनके राजनैतिक प्रतिनिधित्व पर केंद्रित था। वो चाहते थे कि उन्हें अलग निर्वाचक मंडल मिले, ठीक उसी तरह जैसे मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए चाहती थी। गांधी जी इसे गलत मानते थे क्योंकि उनके मुताबिक इस तरह तो अछूत हिंदू धर्म से ही अलग हो जाते। वो उन्हें हिंदू धर्म की मुख्य धारा में लाना चाहते थे और तब उन्होंने अंबेडकर के अभियान के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। दुनिया की नजरें अनशन कर रहे गांधी जी पर टिकी थीं, इसलिए अंबेडकर ने अपना अभियान वापस ले लिया। गांधी जी की जीत हुई। ये भी एक ऐसा अभियान था जिसने उन्हें अपनों से दूर कर दिया, क्योंकि वो सभी मानते थे कि इससे लोगों का ध्यान स्वतंत्रता संग्राम से बटेगा। मगर गांधी जी मानते थे कि ये अभियान स्वतंत्रता संग्राम के लिए अहम है। हाँ, गांधी जी अपनी सोच में काफी पक्के थे। गांधी जी की असली सोच को समझने के लिए मैं एक ऐसे इतिहासकार से मिलने आई हूँ जिन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा था। ये हैं राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी के पोते। ये पहले एक पत्रकार और राजनैतिक कार्यकर्ता थे, मगर अब राजमोहन इलिनॉय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली आए थे, तब मैं उनसे मिली। वो भले ही बदलाव लाना चाहते थे, मगर वो जाति व्यवस्था में तो विश्वास करते थे ना। इस बात में कोई शक नहीं कि कुछ समय तक वो इस व्यवस्था पर विश्वास करते रहे, मगर लंबे समय तक नहीं। उन्होंने कहा था कि एक आदर्श रूप में जहाँ काम का बंटवारा तो हो, पर सबको बराबरी का हक मिले, उस लिहाज से ये सही है। मगर इसके साथ ही गांधी जी ने ये भी कहा था कि ऐसी जाति व्यवस्था प्रचलन में है ही नहीं। वो जाति व्यवस्था में यकीन करते थे या नहीं? वो जाति व्यवस्था पर यकीन नहीं करते थे। सच तो ये है कि गांधी जी की जिंदगी की सबसे बड़ी सोच यही थी कि सबको बराबरी का हक मिले
और वो इस बात पर जरा भी यकीन नहीं करते थे कि किसी को बराबरी का हक ना मिले और कोई किसी से बड़ा हो। लेकिन क्या इसकी वजह से लोगों का ध्यान स्वतंत्रता संग्राम से नहीं भटक रहा था? इससे स्वतंत्रता संग्राम को और बल मिल रहा था, क्योंकि अगर जाति व्यवस्था ठीक नहीं होती या उसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं की जाती तो अछूत तो बिल्कुल अलग पड़ जाते और तब आप आजाद। मुस्लिम लीग। गांधी जी उस वक्त तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चित नेता बन चुके थे और उस सम्मेलन में वो अकेले ब्रिटिश साम्राज्य से समझौता करने नहीं आए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि मामला बिल्कुल उल्टा था। दरअसल वो इतने नेताओं के बीच खो से गए थे। वहाँ उस दौर की बड़ी अहम हस्तियाँ मौजूद थीं। उस वक्त मुसलमान ही भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक थे। उस सम्मेलन में आने का उनका क्या मकसद था? वो वहाँ क्या कहना चाहते थे? उन्हें इस बात का डर था कि हिंदू नेतृत्व वाले भारत में उनकी पूछ नहीं रह जाएगी, जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। इस वजह से वो अलग निर्वाचक मंडल की बात कर रहे थे। वो अपने लिए कुछ अलग सीट चाहते थे और उनकी मांग थी कि वो सीट सिर्फ मुसलमानों के लिए हो। और इसके बारे में गांधी जी की क्या राय थी? वो इसके खिलाफ थे। गांधी जी का कहना था कि भारत में एक यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए और फिर उसके अंदर सबको बराबरी का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी पार्टियों को लग रहा था कि ये उनके लिए फायदेमंद नहीं है। मगर उस वक्त तक एक अलग मुल्क की बात तो नहीं शुरू हुई थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तक तो पाकिस्तान के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों के बीच इसकी चर्चा जरूर हो रही थी, मगर बात वहीं तक रही। जिन्ना ने भी 40 के दशक के पहले इसके बारे में नहीं सोचा। मतलब तब तक इस बात की संभावना थी कि एक आजाद और एकजुट भारत की बात पर समझौता हो जाए। बिल्कुल। उस वक्त तो भारत के विभाजन की बात किसी के दिमाग में भी नहीं थी। विभाजन की वजहें बहुत जटिल हैं और वो आज भी विवाद का मुद्दा है। 1931 में भारत की आजादी का सपना हकीकत बनने के आसपास भी नहीं था। भारत के राष्ट्रपिता ब्रिटेन से खाली हाथ लौट आए, मगर उनका स्वागत एक नायक की तरह ही हुआ। उन्हें भारत के लोग उस वक्त भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर ली थी। उनके अगले कदम से पता चलने वाला था कि लोग उन पर कितना भरोसा करते हैं और क्या वो भारत को आजादी दिलवा सकते थे। गांधी जी अपने वतन लौट आए थे और अब मैं भी वही आई हूँ। मेरा पहला पड़ाव है दिल्ली। भारत के लोग उस वक्त भी आजादी के लिए लड़ रहे थे। ब्रिटिश सरकार से समझौता नहीं हो पाया था और कांग्रेस के नेताओं ने फिर से वही सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस वाली रणनीति अपनाई, तो उन्हें फौरन जेल में डाल दिया गया। अहिंसा के पुजारी के लिए ये बड़ी जानी पहचानी स्थिति थी। जेल जाना प्रचार पाने का एक अच्छा साधन था। जेल में भी गांधी जी की सक्रियता कम नहीं हुई। उन्होंने वहाँ अनशन शुरू कर दिया, मगर उनके साथियों को जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि वो भारत की आजादी के लिए अनशन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अनशन तो उनके धर्म में प्रचलित मान्यताओं के खिलाफ था। गांधी जी की सन 1931 में मोहनदास गांधी ने कहा था कि अगर सत्य और अहिंसा की शक्ति से भारत को आजादी मिल जाती है तो मुझे यकीन हो जाएगा कि ये विश्व शांति के लिए इस युग की सबसे बड़ी सफलता है। उस वक्त दुनिया भर में गांधी जी की छवि भारत के एक क्रांतिकारी और आध्यात्मिक नेता की बन चुकी थी। सोलह साल बाद भारत आजाद हो गया। आजादी तो मिली, मगर साथ ही हुई अलग अलग समुदायों के बीच जबरदस्त हिंसा। मैं अभी दिल्ली में हूँ।
कभी मेरा परिवार भी यही रहता था, मगर 1947 में मेरे दादा दादी, मेरी माँ, मेरे चाचा, मेरी चाची इस शहर को छोड़कर चले गए। ये वो लम्हा था जब वो सभी भारतीय नहीं रह गए थे, क्योंकि अंग्रेजों का भारत अब 2 हिस्सों में बंट चुका था, भारत और पाकिस्तान। इस बंटवारे का यानी विभाजन का गांधी जी को हमेशा से डर था। गांधी जी का सुहाना सपना अब एक डरावना सपना बन चुका था। उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में भारत ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। वो राजनीतिक समझौतों में नाकाम रहने के बाद हाशिए पर चले गए थे और भविष्य के भारत की उनकी सोच को नकार दिया गया था। यहाँ तक कि भारत के सबसे पिछड़े लोग भी उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद गांधी जी को आज तक का सबसे महान भारतीय माना जाता है। सवाल है, उन्हें राष्ट्रपिता क्यों माना जाता है? सन 1931 के सितंबर महीने में 61 साल के गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे। उनका मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को आजादी दिलवाना। गांधी जी की जिंदगी का ज्यादातर समय भारतीयों के हक की लड़ाई करते ही बीता था। उस वक्त तक उन्हें भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करवाने वाला मसीहा माना जा चुका था। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी 70,000 भारतीयों के साथ वो अहिंसक आंदोलन जो उन्होंने नमक पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ किया था। मगर ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह से उन्हें रोकने की कोशिश की, उससे पूरी दुनिया अंग्रेजों के खिलाफ हो गई और गांधी जी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली। धोती पहनने वाले इस अकेले शख्स ने इतने बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी थी। आखिरकार ब्रिटेन भी उनकी बात सुनने को मजबूर हो गया और उन्हें भारत का भविष्य तय करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन बुलाया गया। वो अब ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी तक पहुंच चुके थे और भारत की आजादी की ओर